हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और आज हम कार्मिक का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? अगर आप सभी ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया था 1957, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए सामान्य ज्ञान, आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। और देखिएगा, किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट हम आंसर की तरफ चलेंगे। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? हु डेवलप्ड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है नेक चंद, आप सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है 18 अप्रैल, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। फुटबॉल से संबंधित संस्था फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फुटबॉल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन फीफा लोकेटेड? तो देखिए, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। और ज्यूरिक कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? जल्दी से आंसर करिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। शुक्र ग्रह आकार में लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, उनका आंसर करेक्ट है। प्लासी का युद्ध आपको पता होना चाहिए, सन 1757 में लड़ा गया था। सुपर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सामने स्क्रीन पर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उत्तराखंड। बस आंसर लगाते जाइए फटाफट से, क्योंकि इसमें तो कुछ भी सॉल्व करने लायक नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अपने आंसर पे टिक करना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपके इन 50 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर करिए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? हाँ जी, तो देखिएगा, काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह ताप्ती नदी पर स्थित है और ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, नीली क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज द ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जल्दी से आंसर करिए। इन विच स्टेट इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड?
आंसर क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा है? डिब्रूगढ़ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? डिब्रूगढ़ शहर जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर कर रहे हैं? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सुपर इंपॉर्टेंट, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर द स्टेट वर और रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। परंतु ध्यान रखिएगा 1953 में, इनसे भी पहले, संस्था बनने से भी पहले 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? यानी कि वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, कहाँ चालू हुआ था, ये आपको बताना है। तो वायाकोम सत्याग्रह केरल से संबंधित है, केरल में चलाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, और देखिएगा लास्ट में जो भी स्कोर कमेंट करेंगे सेक्शन वाइज कमेंट करेंगे कि सेक्शन ए में कितने राइट हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका आंसर करिए। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, समय नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? इनमें से हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? तो यहां पे ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे चिली सॉल्टपीटर भी कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज चिली सॉल्टपीटर? देखिए कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनमें से एक टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक उपनाम, प्रमुख साइंटिफिक उपनाम, राइट। अब यहाँ पर चिली सॉल्टपीटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चिली सॉल्टपीटर को क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला होता है NaNO3, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, आंसर करिए। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट कॉल? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, किसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है और कम से कम आपके एग्जाम में 50 बार रिपीट हो चुका है।
मानव शरीर का ब्लड बैंक बोला जाता है प्लीहा को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन आपका आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन ब्लड कम्स फ्रॉम द गम्स? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो पायरिया बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसके सभी ऑप्शन हिंदी में है, इसीलिए बोले जाएंगे। मधुमेह, पायरिया, डायरिया, घेंघा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेंघा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? देखिए, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक होता है हेपेरिन और एक होता है आपका फाइब्रिनोजेन। हेपेरिन प्रोटीन क्या करता है? शरीर के भीतर रक्त को जमने नहीं देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और एक और प्रोटीन होता है आपका फाइब्रिनोजेन। फाइब्रोनोजेन, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख सकता हूं पर एक्सप्लेनेशन सही है। फाइब्रिनोजेन ऐसा प्रोटीन है जो कि रक्त को शरीर के बाहर जमने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है या किसी भी डिफेंस की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, रेक्टिफायर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, यूरेनियम। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान का। हीरा निम्नलिखित में से किसका सख्त रूप है? सभी को पता है ना, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी कार्बन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, इस समय हमारी दो ई बुक अवेलेबल है। एक है हमारी मॉडल टेस्ट पेपर वाली ई बुक और एक है हमारी जीके साइंस वाली ई बुक। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको हमारी ई बुक 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। और जो आपकी नई ई बुक है बिल्कुल लेटेस्ट 2022 वाले पैटर्न की, वो जब एग्ज़ाम की डेट आपकी बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, उसके 2 या 3 दिन के बाद हमारी नई वाली ई बुक लॉन्च होगी। तब तक अभी तक आपने ये वाली ई बुक्स नहीं ली हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वाली ई बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, हास्य गैस का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ह्यूमिक गैस? हाँ जी, हास्य गैस का सही सूत्र क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाफिंग गैस। क्लियर? तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस का सही सूत्र है। तो यहाँ पे आपका जीके और जीएस का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, मैथ्स यानी कि गणित।
कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं, आपके आर्मी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। इसी लेवल के इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। इकाई का अंक आपको बताना है, क्या होगा। तो देखिए, अब आपसे क्योंकि इकाई का अंक पूछा है तो हम क्यों ना इकाई के जो अंक के ही सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 5 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 1 गुणा 6 हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं पहले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 10 आता है। यानी कि इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है, आपका 0 है। अब इस 0 को हम आगे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लें, आपका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पता था? अगर पता था तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो अब पता चल गया है। यहाँ तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? लीजिए इसका आंसर करिए। अब देखिए ध्यान से, 3 अंकों की संख्या कहां से हो सकती है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होगी 100, और सबसे लास्ट की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 999, है ना। अब यहां पर एक चीज देखिए, मैं क्या करता हूं, 1 से लेकर 999 तक की गिनती लिख लेता हूं। यानी कि टोटल 3 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी है, 999 हैं। अब इस 999 में जो पहली 99 तक क्या है, 2 अंकों की संख्या है ना। यानी कि अगर मैं 999 में ये 99 माइनस कर दूं तो जो बाकी बचेंगी वो कितनी बचेंगी, 3 अंकों की संख्याएं बचेंगी। यानी कि टोटल 900 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए। किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाएं तो 12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए, माना मैंने वह संख्या क्या है, x है। अब बोला कि x के 1/3 यानी कि x/3 के x/4 को घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। इतना सभी को क्लियर है ना। किसी संख्या के 1/4 यानी कि x/4 x/3 से घटाना है तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर आप इनको एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, आपको एलसीएम लेना अपने आप आना चाहिए। यहाँ पे आपका 4x - 3x बचेगा और नीचे आपका 12 बनेगा, इज इक्वल टू 12 है। अब ये 12 इधर जाके जब 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी x बराबर कितना बच जाएगा, 144 बचेगा, है ना। क्योंकि 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x बनेगा, और x की वैल्यू कितनी है, 144 है। यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा औसत 6 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, मैं दोनों संख्याओं को क्या मान लेता हूं, x और y मान लेता हूं। x और y की वैल्यू दे रखी है 32। अब इन दोनों संख्याओं का औसत दिया है 6। यानी कि अगर मैं 6 को 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि यहां पर x + y बराबर कितना है, 12 है। इतना क्लियर है सभी को। अब यहां पर आपको बताना है उनके घनों का योग क्या होगा। इट मीन्स x³ + y³ की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है
कि जोड़ने पर तो 12 बने और उनको गुणा करने पर 32 बने, राइट। तो यहां पर मैं कर लेता हूं, x को अगर मैं 8 मान लूं और y को अगर मैं 4 मान लूं, तो यहां पे 12 हो रहा है और 8 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया है ना। तो यानी कि हमको इसकी वैल्यू बतानी है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। एक्स हमारा कितना है, 8 है, 8 की क्यूब होता है 512, प्लस वाई हमारा 4 है और 4 की क्यूब होती है 64। इनको जोड़ेंगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 576। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, परंतु ये एग्जेप्शन वाला मेथड सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल सा है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए, अंडर रूट 324 का मान होता है 18, प्लस अंडर रूट 484 का मान होता है 22। इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां पे आपका 40, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 12, 15 और 24 का आपको एलसीएम लेना है। अब इनका एलसीएम आप ले लीजिएगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलूंगा। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 120, यानी कि 120 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी, है ना। अब हमको 4 अंकों की संख्या निकालनी है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब 1000 तो 120 से भाग नहीं होगा, है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 12 निम्न 108, यानी कि 1080 ऐसी संख्या है जो 120 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी, है ना। और सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी यही है जो 120 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। अगर 1080 120 से भाग हो रही है तो 12, 15 और 24 से भी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको अनुमान लगाकर करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, 12 का पहाड़ा 9 तक पढ़ लेना है, क्योंकि अगर हम 12 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 96 बनेगा, है ना। यानी कि एक जीरो हम और ऐड कर दें तो 960 बन रहा है, जो कि 4 अंकों की संख्या नहीं है। हमको 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 निम्न 108, यानी कि 1080 ऐसी छोटी संख्या है जो 120 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, एक पासे में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग होती है। पासा समझते हो ना, जैसे लूडो खेलते हैं उसमें जो स्ट्राइकर होता है उसको पासा बोलते हैं। अब टोटल संभावनाएं कितनी हैं, कोई पासा फेंकने पर टोटल संभावनाएं 6 हैं, परंतु हमको बताना है सिर्फ 5 कितनी बार आएगा। तो अगर हम एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 5 आने की संभावना केवल एक ही रहेगी, यानी कि 1/6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिए। किसी घनाभ का आयतन 6000 घन सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले आपको घनाभ के आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको घनाभ का आयतन दिया है 6000 घन सेंटीमीटर, लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 20 सेंटीमीटर। हमको हाइट निकालनी है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए, ये 2 जीरो से आपकी यहाँ पे 2 जीरो कैंसल, 3 दूनी 6, 6 से आपका 60 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में, यानी कि जो इसकी हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है?
39 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए। 12 आदमी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 24 दिन में करने के लिए कितने और अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी? देखिए 12 आदमी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं 12 को 36 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? टोटल वर्क है। बोला है उसी काम को, यानी कि इस काम को 24 दिन में करने के लिए अगर मैं इसको 24 से भाग कर दूं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे कि कुल कितने आदमी थे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि ये जो काम है इसको 24 दिन में करने के लिए टोटल 18 आदमी लगेंगे। इतना क्लियर है सभी को? अब प्रश्न देखिए, बोला है कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। पहले 12 आदमी थे और अब कितने आदमी लग रहे हैं? 18 आदमी लग रहे हैं, यानी कि टोटल 6 आदमियों की आवश्यकता होगी अतिरिक्त। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आया है ना? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक स्कूटर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में एक यात्रा तय करता है, तो 8 घंटे में इस यात्रा को पूरा करने के लिए चालक को कितना होना चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और लास्ट में हमको चाल निकालनी है, यानी कि स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना क्लियर है? अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। देखिए स्कूटर की स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 9 घंटे। अगर मैं 48 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये क्या है? आपका टोटल डिस्टेंस है। तो बोला है तो 8 घंटे में इस यात्रा को पूरा करने के लिए चाल कितनी होनी चाहिए? टोटल डिस्टेंस इतना है आपका, समय दिया है आपको 8 घंटे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी। 8 छिक 48, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ी सी स्पीड में क्वेश्चन को करा रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि ये आपका मॉडल पेपर लग रहा है, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किसी शहर की आबादी 8000 है, इसमें 25% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी? देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंसेप्ट लगाते हैं, है ना। अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन के तरीके से देखिए कि मूलधन मान लीजिए आपको 8000 दिया है, 25% आपको दर दे रखी है और बोला है कि 3 वर्ष बाद वह धन कितना हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है? और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। समय 3 वर्ष का है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। इतना क्लियर है? हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमको आबादी दे रखी है कितनी? 8000 गुणा, अब पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए ध्यान से, यहां पर मैं आर कितना दे रखा है? 25%, तो यहां पे मैं डायरेक्ट 25% लिख लेता हूं। इसको सोल्व करेंगे तो 100 एकम 100, यानी कि यहां पे आपका बनेगा 125 अपॉन 100। इसको आगे सोल्व कर लीजिए, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, यानी कि 5/4 आपका यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? तो मैं क्यों ना सबको रफ करके यहाँ पर 5/4 लिख लूँ। अब इसकी पावर 3 है तो मेरे को 3 बार 5/4 5/4 करना पड़ेगा। क्या इतना सभी का क्लियर है? अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, आगे आंसर आपके सामने है। देखिए 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2000 आ गया।
फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 पंजे 20, यहाँ पे 500 आ गया। फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 आ गया। अब 125 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 15,625 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब क्योंकि ये सवाल मैंने ही सेट किया है तो मुझे इसका आंसर पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा में टाइम इन्वेस्ट ना करके डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, परंतु आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ही बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करें। और देखिएगा बहुत दिन से आपकी जो पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं हो रही हैं, तो अब से यानी कि आज से ही आपको प्रत्येक क्लास की जितने भी दिन हमारी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो बाद में भी इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मोबाइल में पीडीएफ को डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करें। देखिए 9 का पहला गुणज 9 है, दूसरा 18 है, तीसरा 27 है, ऐसे करते करते सातवां गुणज क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यहां पर जब भी आपके सामने ऐसी सीरीज बने जिसके अंदर डिफरेंस सेम हो, अब क्योंकि सभी की सभी 9 के मल्टीपल हैं तो सभी में 9 का डिफरेंस होगा और आपको क्या बोले एवरेज निकालने को बोले, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय आपको 2 करना है। पहली संख्या 9 है, लास्ट संख्या 63 है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 72 बनेगा। 72 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 36 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% और घटा दिया गया है, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप चाहें तो सक्सेसिव रेट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए माना मैंने किसी वस्तु का मूल्य था 100 रुपये, क्लियर है, पहले 20% घटाया गया तो 100 में से अगर हम 20% घटाएंगे तो वस्तु कितनी बच जाएगी 80 बच जाएगी। क्लियर है इतना। फिर घटे हुए मूल्य में से यानी कि इस 80 में से 30% और घटा दिया गया। अब 80 का 30% आपको निकालना आना चाहिए। 80 का 30% होता है 24, यानी कि इस 80 में से 24 को और निकाल लिया गया तो कितना बच गया 10 में से 4 गए 6, 7 में से 2 गए 5। अब आपके सामने जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है 56 बची है। तो बोला है वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वस्तु का मूल्य था 100 रुपये, अब वस्तु हो गई है 56 रुपये की, तो कितने रुपए का अंतर आया है आपको यही बताना है। तो यहाँ पे टोटल 44% का अंतर आया है, 44% की कमी हुई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। रेशो एंड प्रपोर्शन से है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी की वैल्यू दे रखी है 1:2 और बी रेशो सी दे रखा है आपको 3:4। डायरेक्टली करेंगे, मैंने आपको ये टॉपिक करवा रखा है इजीली। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 बनेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। यानी कि ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है 3:6:8 है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए। ये आपको संख्या दे रखी है, इसमें 5 तथा 9 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान तो आप सभी को पता होगा। देखिए पहले हम निकालेंगे 5 का स्थानीय मान, तो 5 को हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट बचते हैं उतनी हम यहाँ पर 0 लगा देंगे।
क्लियर है। फिर आपको 9 का स्थानीय मान निकालना है, हम 9 को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 3 जीरो बचती हैं, हमको यहाँ पे 3 जीरो लगा देनी है। ये आपका 5 का स्थानीय मान है और ये आपका 9 का स्थानीय मान है, इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो कितना बनेगा, 41,000 बनेगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ, रीजनिंग। लास्ट के 5 प्रश्न हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। रंगमंच का संबंध मनोरंजन से है तो मंदिर का संबंध किससे होगा? देखिए, रंगमंच यानी कि थिएटर, रंगमंच में क्या होता है, मनोरंजन होता है। उसी प्रकार मंदिर में क्या होती है, तो मंदिर में पूजा होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए। यदि ए बी सी बराबर सी डी ई हो तो आई जे के का मान बताना है। देखिए, ए के बाद क्या किया है इन्होंने, बी को छोड़कर सी को ऐड किया है। ऐसे ही बी के बाद सी को छोड़कर डी और सी के बाद डी को छोड़कर ई, यानी कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है और अगला अल्फ़ाबेट ऐड किया है। आई के बाद जे को छोड़कर के होगा, जे के बाद के को छोड़कर एल होगा, के के बाद एल को छोड़कर एम होगा। के एल एम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। यहां पर कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है? देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, गुणा 12 वाला लॉजिक फॉलो करना है। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96। ऐसे ही 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द आपको दिया है एनलाइटेंड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो टायर्ड शब्द है ये इस शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि टायर्ड में आर का प्रयोग हुआ है और आर इस एनलाइटेंड शब्द में है ही नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करिए और बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, यहां पर बताइएगा। खालिस्तान की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे -4 वाला लॉजिक चल रहा है ना। तो 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28 बनेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका फाइनली आज संडे स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है, आपको आज का सेशन कैसा लगा। सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने करेक्ट हुए हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। चलिए, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।